हेलो चिंटू मिंटू एंड पिंटू बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर हम कह सकते हैं स्टैटिक चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारी जिंदगी में हम लोगों को चार्ज, ये हमें कब एक्सपीरियंस होती हैं ये चीजें। तो आप लोग देखते होंगे बचपन में, आप सभी ने खेल खेले होंगे। बच्चे क्या करते थे कि स्केल को अपने सर में रब करते थे। स्केल या पेन को, कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उनको उनको ऊपर रख के ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो ये जो फिनोमिना होता है, इट इज बिकॉज ऑफ चार्ज। ये चार्ज की वजह से ही फिनोमिना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, करंट में मूव करते हैं चार्जेस। स्टैटिक का मतलब क्या है? जब चार्ज रुके हुए हैं, हम उसी की स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर में। ठीक है, तो ये फिनोमिना आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि स्केल से रब किया सर को, या फिर आप लोग कभी कभी देखते होंगे कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन के आसपास जब अपने हाथ को लेके जाते हैं, हाथ के ऊपर छोटे छोटे रोए होते हैं, ऐसा लगता है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी तरफ। इट इज बिकॉज ऑफ चार्ज। बॉडी की चार्ज हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। कभी कभी समटाइम्स वी फील कि हमने किसी दरवाजे को, किसी मेटल को टच किया, कभी कभी, समटाइम्स में 20 साल में कभी कभार किसी के साथ हुआ हो, तो ऐसा फील होता है जैसे झंझनाहट बॉडी के अंदर से लगता है करंट पास हुआ मेरी बॉडी से एक मोमेंट के लिए। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ चार्ज। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो हैवी आपके व्हीकल होते हैं, जो लोडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लोड ले जाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपके ट्रक, उसमें देखोगे आप उसके पीछे एक चेन लटकी हुई होती है। ठीक है, वो भी इसलिए लटकी होती है कि बॉडी बहुत लंबे टाइम पर चलने के बाद चार्ज हो जाती है, तो कभी कभार वो चेन अर्थ से टच हो जाती है तो चार्ज फ्लो हो जाए अर्थ के अंदर। ये भी उसका एक रीजन है। तो अलग अलग चीजें हैं और उसके अलग अलग एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, या फिर रुके हुए चार्ज की। तो आज हम लोग उसी के बारे में कि चार्ज कैसा होता है, क्या क्या, क्या उसके ऊपर मास के साथ होता है, बिना मास के होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किसी बॉडी, अगर कोई बॉडी अगर चार्ज होगी तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, क्या तरीके हैं, डिफरेंट 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 मेथड्स क्या हैं उसको, चार्ज को, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए। और अगर कोई बॉडी चार्ज है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो पेपर, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर सकते हैं स्केल से। अगर मैं सर पर रब किया अपने बालों से, कोम्ब से, कंघे से कर सकते हैं, कंघा कीजिए बालों को, और आप पीस ऑफ पेपर को आप यू विल फाइंड कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मेरे पास कोई पीस ऑफ पेपर होगा तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शो यू दिस थिंग। मेरे पास पीस ऑफ पेपर शायद नहीं है अभी तो, या शायद है सर। ओके, लेट मी मेक सम पीसेस ऑफ दिस एंड सी कि क्या बात सही है सर आपकी, या बात सही नहीं है। देखते हैं कि ये बात कितनी सच है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं छोटे छोटे इसके पीसेस कर लेता हूँ, स्मॉल स्मॉल पीसेस। छोटे मतलब काफी छोटे होने चाहिए। चलो, ठीक है, मैंने छोटे छोटे पीसेस ले लिए हैं, आप देख सकते हैं मेरे हाथ के ऊपर पीसेस रखे हुए हैं, इट इज विजिबल टू यू। ठीक है, अब मैं पेन को या येलो पेन को रब करता हूँ अपने बालों से, और शायद बात बन जाए। कैन यू सी? दिख रहा है? ये लटक गया इसके ऊपर। कोई इसके, इसमें मैंने कोई वो नहीं लगाई है, कोई मैग्नेट नहीं है पेपर के अंदर। पेपर आप देख पा रहे होंगे ना, छोटे छोटे पेपर आपको हाथ पे दिख रहे हैं। मैं इस पेन को, जो कि प्लास्टिक का है, मैं इसको अपने रब करता हूँ अपने बालों में, कंघा हो सकता है इसकी जगह। और देखिए, देख रहे हो? यू सी दिस? ये चिपक रहे हैं इसके ऊपर, उठ उठ के आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, देखो चिपक गए भाई साहब। इट इज बिकॉज ऑफ चार्जिंग। ये जो जो जिस चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी चार्जिंग की ये बात, इसी की वजह से हो रहा है। ये सबने किया होगा। ठीक है, ओके सर। तो इसी चार्ज के बारे में, बॉडी चार्ज है तो कितनी चार्ज हो सकती है, क्या कहानी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज क्या है, इन सब के बारे में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी बेसिक प्रॉपर्टीज कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप मास को मेजर करते हो किलोग्राम में, टेम्परेचर को मेजर करते हो आप लोग डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन में। ठीक है, आप लेंथ को मेजर करते हो मीटर में जनरली, या सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं आपके मेजरमेंट के। इसी तरह आज हम लोग देखेंगे कि चार्ज को कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, लेट्स बिगिन। ओके, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू?
तो हेडिंग लगाइए। यस सर, हेडिंग लगा रहे हैं। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके सर, जिसको जनरली में रिप्रेजेंट करते हैं Q से। और यही वजह है, ये वही प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये वही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होता है, ठीक है। चलो देखिए हेडिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज an intrinsic property, intrinsic property of elementary particle of matter, due to which there is attraction or repulsion between the objects. ठीक है, ओके सर। सिंबल जो होगा, हम सिंबल जो है जनरली इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल क्यू से भी कर लेते हैं, कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं। ओके सर, मेजरमेंट किस में करेंगे, ऐसा यूनिट क्या रहेगी सर इसकी, तो ऐसा यूनिट क्या रहा बच्चा, इसकी ऐसा यूनिट रहेगी, इसकी ऐसा यूनिट रहेगी कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम था, कैपिटल C से हम इस सिंबल को डिनोट करेंगे। तीसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो इसका आंसर है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर आपसे कोई पूछे प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो बेटा चार्ज जो है प्रोटॉन के ऊपर जो होता है वो भी यही होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव रहता है। चार्ज यही रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ओके सर, एक एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमसे पूछे कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, आंसर न्यूट्रॉन होता है सर, न्यूट्रॉन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, आपकी प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, और आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो इसके लिए एक छोटा सा फंडा मैं आपको बता देता हूं, और मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी बेटा थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं का था, गोल्डस्टीन। और तीसरा न्यूट्रॉन की जो हमारी डिस्कवरी की थी वो की थी चैडविक साहब का, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें। बच्चों को लगता है रदरफोर्ड का था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा फंडा वैसे याद रखे, E फॉर इलेक्ट्रॉन E, T से थॉमसन ईट, P से प्रोटॉन, G से गोल्डस्टीन, प P से वाला प्रोटीन, यस सर, प और G से गोल्ड, ठीक। ईट पग, और N से न, और CH चैडविक, नाच कर दो इसको। आप इस छोटे से फंडे से याद रख सकते हो, ईंट पर नाच नहीं, ईंट पग नाच, ईंट के ऊपर नहीं नाचना, ईंट पग नाच, ईंट के ऊपर पैर रख के नाचना है, ठीक है। तो आपको भूलेंगे नहीं, आपको इसको आप छोटे सी फंडा को याद रखिए, ये कभी कभी आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। कभी आपको सुनने को मिल जाए कि हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। मोर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत सारे साइंटिस्ट का था, बाय द वे रदरफोर्ड का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेकिन मोर स्पेशल सबसे ज्यादा काम किया है इन साइंटिस्ट ने किया है, इन तीनों ने। ओके, ओके सर। ओके, चार्ज कैसे कैसे हो सकते हैं, तो आंसर है सर, चार्ज जो है आपके पॉजिटिव हो सकते हैं या चार्ज आपके नेगेटिव हो सकते हैं। चार्ज दो ही टाइप के होते हैं, कैसे कैसे, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं
या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। जनरली नेगेटिव चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन पर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज आपको प्रोटॉन के ऊपर। या फिर जरूरी नहीं है कि आपका नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर प्रोटॉन ही है, ऐसा जरूरी नहीं। तो सर अगर कोई न्यूट्रल है, कोई न्यूट्रल आपका मॉलिक्यूल कोई ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल था पहले 0, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन उठा करके बाहर फेंक दिया, तो अब जो इसके ऊपर होगा, पहले स्टार्टिंग में क्या था, सपोज करो इस आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 पॉजिटिव 10 पॉजिटिव थे, 10 नेगेटिव थे, मतलब ओवरऑल ये न्यूट्रल था। 10 पॉजिटिव चार्ज थे, 10 नेगेटिव थे। अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन उठा करके कहीं फेंक दिया, तो अभी क्या सिचुएशन आ गई है, तो आप कहोगे 10 पॉजिटिव अभी भी है लेकिन 9 हो गए हैं नेगेटिव। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 10 के ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब मेरा ये है प्यारा बच्चा, किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज होने के लिए जरूरी नहीं कि उसके ऊपर एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऐसा भी हो सकता है उसमें नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंसी में हो जाए और उसकी जगह एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ठीक है, ओके सर, इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, तो प्यारा बच्चा, चार्ज आपके पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। अब जरा कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्या क्या चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी बालक ये है कि जो सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस उसको बोल सकते हैं, लाइक चार्ज या फिर सेम चार्ज, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, रिपल ईच अदर, एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, ओके सर। दूसरी बात, जो आपके अनलाइक चार्ज होते हैं, ठीक है, या इसी में लिख देता हूं फर्स्ट प्रॉपर्टी में, एंड अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब सर, अरे एक छोटा पॉजिटिव दूसरे छोटा पॉजिटिव, ये मुझसे दूर जा, मैं तेरे से नफरत करता, ये कह मुझसे दूर जा, दोनों भाग जाएंगे। एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव, आओ पास आए, थोड़ा मुस्कुराए, ठीक है, ऐसा कुछ कहानी होगी। ठीक है जी, यस सर, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो आंसर है सर, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी से कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है चार्ज की, पॉजिटिव है बस पॉजिटिव है, नेगेटिव है बस नेगेटिव। ठीक है, ओके सर। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, इससे छोटा चार्ज नहीं होता है। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर। और चार्ज के बारे में हम क्या बता सकते हैं, चार्ज का ऐसा यूनिट मैंने आपको बता ही दिया है, पॉजिटिव चार्ज आपका पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपल करेंगे, दोनों चार्ज अगर नेगेटिव है तो भी कहेंगे ए दूर जा मुझसे, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। ठीक है प्यारा बच्चा, अच्छा। दे कैन बी ट्रांसफर, दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे पर भेजा सकते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी, चार्ज जो है किसी मास के साथ ही एग्जिस्ट कर सकता है, चार्ज जो है प्यारा बच्चा वो किसी मास के साथ ही एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब सर, अगर किसी जगह पर चार्ज है तो डेफिनेटली वहां पर मास होगा। नहीं समझे सर, मैंने कहा कि हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है 1.6, किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मैंने अभी आपको पेन को रब करके दिखाया था, उसको चार्ज हो गई थी बॉडी, तो प्यारे बच्चे या तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए होंगे या उससे इलेक्ट्रॉन छिन गए होंगे, कुछ एक कहानी होती होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें मास या मैटर चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चार्ज है उसको कोई मास नहीं है।
बात समझ में आई? एक मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, मास है कोई, न्यूट्रल है तो बिना चार्ज के है। लेकिन एक चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मास, मास को उसके साथ होना ही पड़ेगा, किसी ना किसी चीज के ही ऊपर रहेगा। तो इस बात को भी लिख लिए, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है चार्ज। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। ठीक है, मास आपका कैन एग्जिस्ट हो सकता है, मास आपका न्यूट्रल हो सकता है, दैट इज मास कैन बी न्यूट्रल, मास कैन बी न्यूट्रल, कोई भी हो सकता है न्यूट्रल हो, उस पर जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और क्या बोल सकते हैं हम चार्ज की? जो चार्ज होता है बालक, जब वो रेस्ट में होता है, ठीक है, और हाँ जब वो रेस्ट में होता है चार्ज, जो उसके ऊपर चार्ज है वही चार्ज होगा जब वो मूव कर रहा है तब भी। मतलब सर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको, अगर आपका मास, अगर मास किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपको पता है कि मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, आपका मूविंग मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। लेकिन चार्ज ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूं, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है इसका। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब प्यारे बच्चा ये है, आपका जो मास की अगर मैं बात करूं, मास में उसमें डिफरेंस क्या है? अगर मैं कहूं मास इक्वल टू जो होता है प्यारे बच्चे एम नॉट रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। अगर आपका मास मूव कर रहा है बहुत तेजी से, तो उसका जो इफेक्टिव मास है वो मास बढ़ जाएगा। सीरियसली सर? हाँ जी। अगर वो वेलोसिटी एज कंपेयर टू इसके आसपास है कि किसी स्पीड के, स्पीड ऑफ लाइट के, सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, वी उस मास की वेलोसिटी है, एम नॉट आपका जो वो रुका हुआ था यानी रेस्ट मास है। मास के केस में ऐसा होता है, मतलब मास कहीं ना कहीं वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपने मास को बहुत तेज से मूव करना शुरू कर दिया तो उसकी जो इफेक्टिव मास है वो इफेक्टिव मास बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। आप देखो इधर, अगर आपकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट वेरी क्लोज है सी के, तो ये जो एम नोट है, एम नोट क्या था? रेस्ट मास। कुल मिलाकर के बात यह है, आपका जो मास होता है प्यारा बच्चा, लेकिन आप कहेंगे सर हमने मैकेनिक्स में ऐसा कहीं देखा, हम इस तरह के फॉर्मूला तो कभी इस्तेमाल करते नहीं थे, है ना? आप लोग ये बात कहोगे कि सर हम लोग इस तरह का फॉर्मूला तो कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया कि हमारा पार्टिकल किसी वेलोसिटी चल रहा था, हमने वेलोसिटी उसमें लगाई और उसका इफेक्टिव मास निकाला। रीजन इसका ये है बालक, जनरली डे टू डे लाइफ में हम जो वेलोसिटी ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज की, आप लोग कितनी वेलोसिटी मैक्सिमम कर सकते हो? जनरली हमारे डे टू डे लाइफ में कितनी होती है? 100 किलोमीटर पर आवर। आप बाइक वगैरह चला रहे हो, 200, 300, 400, 500, इतने किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा और क्या ही होगी, है ना? 1000 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा और क्या ही स्पीड होगी डे टू डे लाइफ में। और अगर जो मैक्सिमम देखने को मिलती है वो एस्केप वेलोसिटी होती है, जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, अगर हमें एस्केप करानी है तो सैटेलाइट को जब लॉन्च करते हैं प्यारा बच्चा, उस टाइम लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास की आपकी वेलोसिटी रहती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है, उससे थोड़ी कम रहती है, बाय द वे 8 से लेके 11.2 के बीच में रहती है। इतने किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, ये आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में ये बात पढ़ी होगी, मैंने आपको बताया था। 8 किलोमीटर पर सेकंड से लेके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आपकी वेलोसिटी रहती है। लेकिन अगर मैं इसको भी देखूं, 11 किलोमीटर पर सेकंड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर के आगे 11 किलोमीटर इज नथिंग, ऑलमोस्ट जीरो। 3 लाख के सामने 11 इज ऑलमोस्ट नथिंग। प्यारा बच्चा, डे टू डे लाइफ में तो हमें 11 किलोमीटर पर सेकंड भी कुछ नहीं मिलता है। 11 आपको डे टू डे लाइफ में कितनी मिलती है वेलोसिटी? ज्यादा 200, 300 मीटर पर सेकंड। 200, 300 जो है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड तो 0.1, 0.2, ठीक है, इतने किलोमीटर पर सेकंड उस 3 लाख के सामने इज नथिंग। तो हम बेटा का यहाँ पे वैल्यू प्लेस भी करते हैं तो ये जो टर्म होता है ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है सेकंड में। इसलिए हम इफेक्टिव मास जो है हमारा जो नॉर्मल मास है उसके बराबर रहता है। इसलिए मैकेनिक्स में इन सब चीजों को जनरली हम इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करते। हम जितना मास दिया है, थोड़ा बहुत मूव भी कर रहा तो वही मास ले लेते हैं सेम। लेकिन चार्ज कैसे में ऐसा नहीं है। चार्ज किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसके ऊपर अगर चार्ज जो भी है आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वही रहने वाला, उसका कोई चेंज नहीं होने वाला। मतलब चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन दी वेलोसिटी।
ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। इस पॉइंट को भी हम नोट डाउन कर सकते हैं। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी। और क्या लिख सकते हैं सर? और मैंने आपको बताया कि आपका जो चार्ज होता है रेस्ट में, चार्ज एट रेस्ट, जब आप रुका हुआ है, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दिया आपने, ठीक है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने आसपास, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है वो भी बता देता हूं मैं अभी। आपका जो पॉजिटिव चार्ज होगा, यस सर, आपका पॉजिटिव चार्ज, ये सपोज करो मान लेता हूँ, ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज, लेट इट बी दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, चार्ज बन नहीं रहा है। क्या बात, चार्ज नहीं बनेगा मतलब? ठीक, पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, ये सर। और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा प्यारा बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर एंटर करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज से उसके अंदर की तरफ, और सरफेस पर परपेंडिकुलर रहती हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सर, हम चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो आंसर है यस। चार्ज का स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, जो भी आप बता रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, स्मॉल क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, हमने करंट इक्वल टू होता है सर चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से विद इन 1 सेकेंड, या फिर पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से Q इक्वल टू हम बोल सकते हैं 80, यहाँ से Q इक्वल टू करंट इनटू टाइम बोल सकते हैं। और करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? A, और टाइम का T। तो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर आपका चार्ज। क्लियर है? ओके सर, ये 7 प्रॉपर्टीज नोट डाउन कीजिए, देन वी विल प्रोसीड अहेड। अब सुनिए, अब सुनिए प्यारा बच्चा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इन चार्जेस के बारे में, खासकर जिससे एग्जाम में पूछा जाता है। पहली प्रॉपर्टी सुनिए, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका क्या मतलब है सर? प्यारे बच्चे, इसका ये मतलब है, जैसे अगर आपके पास कई सारे चार्जेस हैं, एक आपके पास, एक इसके ऊपर यहाँ पर एक बॉडी है, इसके ऊपर ये लो, छोटे छोटे पॉइंट से नोट कर लेते हैं। सपोज करो ये चार्ज है आपका -2e, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ये है जितना आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, इसके ऊपर चार्ज है। ई भी नहीं लिखता मैं, सिंपली आसान सी भाषा में लिखते हैं। इसके ऊपर +1 कूलाम चार्ज है। ये दूसरी बॉडी है, इसके ऊपर है -3 कूलाम, इसके ऊपर है 4 कूलाम। तो आपसे अगर मैं पूछूं इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो मैंने बॉक्स में क्लोज किया, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो आप सिंपली इनको ऐड कर दीजिए। मतलब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज ऑन बॉडी विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन बॉडी विल बी इक्वल टू सिंपली एडिशन, जो एल्जेब्रिक सम होता है। तो प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, और प्लस का 4, 4 और 1 5, -3 2, यानी +2 कूलाम। आप कह सकते हो इस पूरे के पूरे सिस्टम के पास 2 कूलाम चार्ज है। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या कहती है, मतलब टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज ऑन बॉडी, ऑन अ बॉडी is equal to algebraic sum of charges, algebraic sum of charges, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, ये उतनी खास कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी सुनिए, जो कि विच इज लिटिल बिट, ये भी आसान सी है, चार्जेस कंजर्व। जैसे आपकी मास या एनर्जी कंजर्व रहता है, ऐसे ये भी रहता है। ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सीरियसली सर? हाँ जी बेटा, ना तो आप चार्ज को बना सकते हैं, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर लेकिन आपने जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हमें कि बालों से उसको रब किया तो आपने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। आंसर नहीं बेटा, कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया। तो क्या मतलब है इसका? मतलब प्यारा बच्चा ये है कि हुआ क्या है, मेरे बालों से कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया पेन के ऊपर, या पेन की तरफ से कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया है मेरे बालों पर। ना चार्ज बना है, ना प्रोड्यूस हुआ है, और ना ही वो डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है प्यारा बच्चा, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ओके। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम लिख सकते हो आप इसको, टोटल चार्ज ऑफ एन isolated system is always conserved, is always conserved। ठीक है, कंजर्व रहता है आपका सिस्टम जो है। ओके सर, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज। इसको बनाना, डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। डिस्ट्रॉय द चार्ज क्या कर सकते हैं हम? इसको क्या ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी जगह जा सकता है, ना ही आप चार्ज को बना सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, क्लियर? ओके। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है सर? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। इसका क्या मतलब है सर? बेटा सुनिए इसको ध्यान से। इसका मतलब ये है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्यारे बच्चे ये मतलब है इसका कि अगर कोई बॉडी है, एडिटिविटी, एडिटिविटी पहले एडिटिविटी है, दूसरी चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कंजर्व रहता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हैं इसको। तीसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सर, क्या मतलब है? देखिए बालक, आपका क्वांटाइजेशन का चार्ज का मतलब ये है, ऐसा समझिए, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। सपोज करो हमारी क्लास है, 40 बच्चे हैं हमारी क्लास में, ठीक है, एक क्लासरूम है, उसके अंदर 40 स्टूडेंट है। तो मैं कहूंगा बच्चे कुछ बाहर आ जाइए, कुछ बच्चे बाहर आ जाए। तो आप में से हो सकता है 2 4 5 बच्चे अपने आप ही, मैंने कहा कुछ बच्चे दूसरे क्लासरूम में चल जाओ, तो हो सकता है 40 बच्चों के क्लासरूम में से 5 बच्चे बाहर आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए, हो सकता है 10 आ जाए, हो सकता है 20 आ जाए, लेकिन इट विल बी एन इंटीग्रल नंबर, है ना। ऐसा नहीं होगा कि सर सब कुछ आ जाए। अब मैंने कहा कुछ बच्चे दूसरे क्लासरूम में जाकर बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं हुआ कि 3 बच्चे 3.5 बच्चे इधर क्लास में आ गए और बच्चे कुछ उधर रहे। यस सर नो, ऐसा नहीं होगा कि 3.5 बच्चे दूसरी क्लास में चले गए, सर आधा बीच में से, आधा दूसरी क्लास में, आधा इधर में पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं होगा। मतलब एक इंटीग्रल वैल्यू होगी कि भाई इतने बच्चे इस क्लासरूम में है, या तो इस टाइम क्लास में प्रेजेंट 23 है, 21 है, जितने भी होंगे फिक्स नंबर, एक इंटीग्रल नंबर होगा। यही मतलब है यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। क्या मतलब? एक इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल, उसके ऊपर जो चार्ज होता है उससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो किसी भी बॉडी के अगर आप ऊपर आप कह रहे हो कि ये बॉडी चार्ज है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, 2 का होगा, 10 का होगा, 20 50 1 करोड़ 10 लाख 50 लाख कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बॉडी चार्ज है और पूछा जाए कितना चार्ज है इसके ऊपर। जितना एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका 2.5 गुना है, 5.5 गुना है, या 3.7 टाइम्स है। दिस इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई? मिनिमम जो चार्ज है उसी चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, अनम्यूट कीजिए और पूछिए अगर किसी को समझ में नहीं आया। मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को एक बार फिर से, कुछ हो सकता है कोई बच्चे समझ में आया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि बेटा जो चार्ज होता है इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा जो चार्ज हम मान के चलते हैं वही मान के चलते हैं एक आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बाकी बॉडीज के ऊपर जो चार्ज होगा या तो इसका 2 गुना हो सकता है, इसका 1 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, 10 20 50 100 1 करोड़ लाख कुछ भी हो सकता है। इंटीग्रल मल्टीपल इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसका 3.7 टाइम्स या 5.9 टाइम्स या 20.3 टाइम्स, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई ये तो चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज होता है या नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं जानते इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज के बारे में अभी तक। जो जितना है उससे छोटा जो आपका अगर पार्टिकल एग्जिस्ट भी करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हम यही मान के चलते हैं कि हमारा मिनिमम जो चार्ज होता है पार्टिकल के ऊपर वो यही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ विच इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, तो इस बात को लिख लीजिए जरा। कह सकते हैं द चार्ज ऑन एनी बॉडी, द चार्ज ऑन एनी बॉडी can be integral multiple, can be integral multiple of charge on one electron, charge on one electron, that is किसी बॉडी को चार्ज Q है तो इट मस्ट बी इक्वल टू एन ई। जहां पर Q क्या है उस बॉडी के ऊपर चार्ज है, एन क्या है कोई इंटीजर हो सकता है, एन ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बालक, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज, इट कैन बी नेगेटिव चार्ज। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n क्या है आपका एक इंटीजर, इसी को बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसकी बात जब आई ही है तो इसके ऊपर डेफिनेटली वी विल टेक 1 और 2 क्वेश्चन। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये चार्ज किसी बॉडी के ऊपर पॉसिबल है। लेट्स चेक इट आउट। क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। A body, can a body have a charge of 3.2 into 10 की पावर -19 था ना, -18। इज दिस पॉसिबल कूलम? किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है क्या? इज दिस पॉसिबल? देखिए बालक, क्वेश्चन में कहा गया कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 3.2 into 10 की पावर -18 कूलम। तो आंसर देखते हैं। हमने क्या कहा था, हमने कहा है कि हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है इट मस्ट बी Q इक्वल टू एन ई, मतलब इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं Q कितना चार्ज है, तो आंसर है 3.2 इंटू 10 की पावर -18 इक्वल टू n। अगर n की वैल्यू एक इंटीजर आ गई तो हाँ सही है, नहीं तो नहीं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, आंसर है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको इधर डिवाइड में लेके जाइए तो n की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, 3.2 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो 1.6 टू जा तो 2 इंटू 10 की पावर -18 है, 19 ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो 10 की पावर 1 बचेगा, यानी 20। कहने का मतलब यह है 20 क्या है, एक इंटीजर है, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन मिलकर इतना चार्ज बनाएंगे। तो ये तो पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज पॉसिबल सर, डेफिनेटली, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन मिलकर बना रहे हैं। ऐसा नहीं आएगा 20.5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 19.7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इट इज पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के ऊपर, इसी टाइप का। इज इट पॉसिबल, या फिर कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर -20 कूलम। अगर मैं ये कह दूं, या फिर 3.2 की जगह 4.8 लिख लेते हैं, 4.8 इंटू 10 की पावर -20 कूलम। क्या ये पॉसिबल है? आइए देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है सर। फिर से वही, चार्ज ऑन ए बॉडी मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन बॉडी कितना है, 4.8 इंटू 10 की पावर -20 इक्वल टू n। पता नहीं सर कितने चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, आंसर है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सर। इसको यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आंसर है सर 4.8 इंटू 10 की पावर -20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ से 16 3 48 और यहाँ बचेगा 3 इंटू 10 की पावर -1 विच इज इक्वल टू 0.3। क्या 0.3 इलेक्ट्रॉन होते हैं?
हाँ जी, 0.3 इलेक्ट्रॉनों का मतलब है क्या? आंसर है नहीं सर, इट इज नॉट एन इंटीजर। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। आंसर क्या है? नो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज नहीं हो सकता है। बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपका 0.3 इज नॉट एन इंटीजर। क्लियर है? मेरे ख्याल से बात आप सबको समझ में आ गई होगी। जिन्होंने छापना है लोग इसको छाप सकते हैं। जिन बच्चों को छापना है ये जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है इसको आप छाप सकते हैं। मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओए ये क्या हो गया सर? रहने दो सर। ये क्या हुआ? पहले ना ऐसा हो तो मैं हूँ कहूँ, मैं जानू ना कर रहे मास्टर जी। सर जी तुम तो ये क्या कर रहे मास्टर जी? ये वाला पहले वाले का आंसर है यस, पॉसिबल है। The answer to this second question is no. This is not possible, sir. Not possible. ठीक है? ओके सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको जरा ध्यान में रखिए कैसे करना है इस चीज को। इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रही है सर? नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते रहे फ्रीली, आप जानते हो उनको हम बोलते हैं, उन्हीं के बिहाफ पर ऑन द बेसिस ऑफ फ्री मूविंग चार्जेस कह सकते हो आप, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीली अवेलेबल चार्जेस बोल सकते हो आप, जिनकी वजह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी मटेरियल का, सबस्टेंस का, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री चार्जेस अवेलेबल, या फिर कह सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। एक कंडक्टर हो सकते हैं, एक आपके इंसुलेटर हो सकते हैं, और तीसरा जो कैटेगरी होती है सेमीकंडक्टर की हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम केवल दो की ही बात करेंगे, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स को क्या कौन? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या हो सकते हैं हमारे? जिनमें फ्रीली अवेलेबल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में फ्रीली इजीली अवेलेबल रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यस सर, जबकि आपके इंसुलेटर में इनमें इजीली अवेलेबल रहते नहीं है। ठीक है, यस सर। कंडक्टर्स में आपका क्या रहता है? द सबस्टेंस विच इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली, the substance in which charge can flow easily। उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, ओके सर। और इंसुलेटर जिनके अंदर इजीली फ्लो नहीं हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ कंडक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर मेटल्स। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आपके कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। हाँ कि ना? यस सर। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो गुड कंडक्टर। हमारी बॉडी जो होती है वो भी अच्छा खासा कंडक्टर होती है। ग्रेफाइट, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है, इवन दो इट इज नॉट अ मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सब आपके आपके गुड कंडक्टर है, या फिर सिंपली कहिए कंडक्टर्स है। अगर मैं कहूँ सर इंसुलेटर, इंसुलेटर के बारे में किसका नाम लेंगे सर? तो इंसुलेटर की कैटेगरी में हम पुट कर सकते हैं गुड आपके जो इंसुलेटर होते हैं जिनके अंदर फ्रीली अवेलेबल चार्जेस नहीं होते हैं, इंसुलेटर हम उनको इंसुलेटर बोल सकते हैं। ठीक है, यस सर जी। इंसुलेटर कौन होते हैं? इनमें इजीली आपका चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। द सबस्टेंस in which charge cannot flow easily। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए हमसे ये कौन से हैं सर कंडक्टर, तो हम कह सकते हैं सर, सॉरी इंसुलेटर, हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपका रबर। ठीक है, और मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रबर इज गुड गुड इंसुलेटर, बैड कंडक्टर आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लकड़ी, वुड, माइका, और क्या हो सकता है? प्लास्टिक। ठीक है, मोस्टली नॉन मेटल्स
ये सब क्या है, दीज आर इंसुलेटर, या कह सकते हो बेड कंडक्टर। आप लोग देखते होंगे जब इलेक्ट्रिशियन वगैरह आते हैं और रबर के ग्लोव्स पहने रखते हैं। हो सकता है इंडिया में ना पहनते हो ज्यादा, बट अगर प्रॉपर सेफ्टी के साथ चल रहे हैं तो हमें ग्लव्स पहनने चाहिए रबर के। रबर इज अ रियली अ वेरी गुड इंसुलेटर। ठीक है, ओके सर जी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है सर, हमने चार्जिंग के बारे में बात कर ली, चार्ज ऐसा होता है वैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सब हमने बातें कर ली। अभी क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि सर चार्ज कैसे करें। चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी पेन को, किसी मोबाइल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना, तो मैं इसको चार्ज कैसे करूँ। ठीक है, तो उससे कई सारे तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, अगर हम चाहें कि हमें तो सर पॉजिटिव चार्ज, मैं आपको एक स्फीयर ला के दे दूं, गोल गोल स्फीयर, ये लो बेटा, इसको ले जाकर के पॉजिटिव चार्ज करके लेके आओ, तो आप कैसे करोगे। क्या उसको रब करना शुरू कर दोगे, या क्या मेथड हम अडॉप्ट करेंगे सर, हम चार्ज करके लेके आ जाए। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के रिलेटेड भी हमें चाहिए एक पॉजिटिव स्फीयर और एक चाहिए नेगेटिव स्फीयर। तो हमारे पास ऑलरेडी क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, कैसे हम उसको नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि चार्जिंग के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। लेट्स कम एंड चेक इट आउट। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हेडिंग लगाइए मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स हेडिंग लगाइए मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या क्या हो सकते हैं जनरली जो मेथड्स हैं बालक, या तो रब कीजिए। ठीक है, रबिंग से, सिंपली रब कर करके हम उसको चार्जिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखाया। बालों से उसको रब कर लिया, स्केल को या आपके पेन को, तो उससे एक तो हम चार्जिंग कर सकते हैं। तो हम सिंपली रब करना, फ्रिक्शन का फिनोमेना इस्तेमाल करके। ठीक है, तो पहला जो मेथड्स है, पहला मेथड है बालक, ये मेथड आपका यही हो सकता है कि सर चार्जिंग बाई रबिंग, किसी बॉडी को रब करके, चार्जिंग बाई रबिंग। और क्या मेथड हो सकता है सर, दूसरा मेथड हो सकता है प्यारा बच्चा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, कोई बॉडी ऑलरेडी चार्ज थी, उससे कॉन्टेक्ट में हमने दूसरी बॉडी ले आए, उसको टच कर दिया उसके, तो हमें आपका आपकी दूसरी बॉडी भी चार्ज हो। तो बोल सकते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट और कंडक्शन। चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट और कंडक्शन, ये भी एक तरीका है। कोई बॉडी ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है, उस बॉडी को हमने, जो न्यूट्रल बॉडी थी उसको लेकर उसको पास टच कर दिया, तो हमें मिल गई, हमारी बॉडी भी चार्ज हो गई। तीसरा तरीका, चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा, इंडक्शन में आपको एक्चुअल में बॉडी को टच नहीं करना है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ऊपर के दोनों केस में एक्चुअल में कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको बॉडी के साथ, दोनों बॉडी को टच कराना पड़ेगा। चार्जिंग बाय रबिंग में क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया। ठीक है, ये चार्जिंग बाय रबिंग होगी। इसका एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ग्लास की जो, कांच की जो रोड होती है उसको रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के ऊपर, तो बालक ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ग्लास रोड, ग्लास की रोड, कांच की रोड जो होती है, एंड सिल्क क्लॉथ, कोई सिल्की सा क्लॉथ हो, अगर हम इनको रब करें तो आपकी जो ग्लास है, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, ओके सर। चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट और कंडक्शन कैसे कर सकते हैं, सपोज करो मेरे पास दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर ये रहा, एक स्फीयर ये रहा। ए ऑलरेडी चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज इसके पास ऑलरेडी, इसको यहाँ पे जाके टच करा दिया मैंने, अब उसमें दोनों को कॉन्टेक्ट करा दिया, तो क्या होगा, थोड़ा चार्ज इसके ऊपर भी आ जाएगा, इस वाले के ऊपर। अब दोनों को सेपरेट कर दो, एक इधर और एक इधर, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाँ, चार्ज कम हो जाएगा। सपोज करो पहले इसके ऊपर 10 गुलाम था, इसको टच कराया तो हो सकता है 5 गुलाम इसके ऊपर रहे, 5 गुलाम इसके ऊपर रहे। ठीक है, ओके सर जी। थर्ड मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि इंडक्शन के फिनोमेना से हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास दो बॉडीज है। ठीक है सर, मेरे पास दो बॉडी है,
एक ये रही, ये जो कि इनिशियली न्यूट्रल है, स्फीयर ए मान लेता है इसको मैं, और ये आपका स्फीयर बी है। ठीक है, ओके सर। आप चाहते हो कि भाई हम किसी ना किसी स्फीयर को हम चार्ज करें, हम ये चाहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी बोल देते हैं। सिंपली चार्जिंग बाय इंडक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी बोल देते हैं। तो सर कैसे कर सकते हैं हम इसको चार्ज? ठीक है, मेरे पास मान के चलो, मेरे पास ऑलरेडी कोई बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, सपोज करो मेरे पास ए बॉडी थी जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, मुझे बी बॉडी को चार्ज करना है। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा, लेकिन टच नहीं करना है, इंडक्शन के फिनोमेना में टच नहीं करता। तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे आप इसको इसके पास लेके आए यहाँ पर बी को, तो होगा क्या? तो सर क्या होगा, तो बी ए के ऊपर कैसा है, चार्ज पॉजिटिव, ये अभी फिलहाल न्यूट्रल है, स्टार्टिंग अभी न्यूट्रल है। लेकिन होगा क्या न्यूट्रल बॉडी के अंदर भी, न्यूट्रल बॉडी के अंदर भी क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसके अंदर न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास चार्जेस नहीं है, इसका मतलब ये है इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है। समझे? यस सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे इसके पास, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ही आप इस पहले वाली जो बॉडी जो चार्ज है ऑलरेडी, इसके पास जैसे लेके आए आप इसको, तो क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव के पास जाना चाह रहे हैं। हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। इसको मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। चलो, मेरे पास ऑलरेडी एक चार्ज स्फीयर है और एक अनचार्ज है। ठीक, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, चलो, और आपको चार्ज करना है ये बी, ये ए है, इसको बी को आपको चार्ज करना है। तो जैसे ही बी को इसके आसपास लेके आए आप, तो क्या होगा, आप कहोगे सर होगा ये, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ इधर पॉजिटिव है, बगल वाला जो बगल में बैठा हुआ इसके ऊपर पॉजिटिव है, और ये न्यूट्रल है, बी वाला जो है न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नेगेटिव चार्ज बनाए, 8, तो 8 या पॉजिटिव चार्ज बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी भी जो स्फीयर बी है न्यूट्रल ही है। ठीक है, अभी भी इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव, लेकिन क्या हुआ, ये सेपरेट से हो गए हैं थोड़े से। ठीक है, ये आपके चार्ज जो है एक तरफ इकट्ठे हो गए। अब क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद एक काम कीजिए, यस सर, जो स्फीयर बी है, स्फीयर बी को, यस सर जी, स्फीयर बी को कनेक्ट कर दीजिए आप, एक अर्थिंग कर दीजिए इसकी, यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए और अर्थ से, जमीन से टच कर दीजिए इसको। अब देखो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इधर वाला, ये ऑलरेडी से दूर भागना चाह रहा है, तो इसको रास्ता और मिल गया। अर्थिंग का मतलब है एक वायर कनेक्ट करके जमीन में गाड़ दीजिए, तो इसको पॉजिटिव, इससे जो ऑलरेडी ए स्फीयर है इससे तो दूर भागना चाह रहा है, यस सर, तो दूर भागना चाह रहा है, और अर्थ के लिए यहाँ रास्ता मिल गया, तो और दूर भागना चाह, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो पे भाग जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नेगेटिव क्यों नहीं भागेगा? नेगेटिव बेटा इसलिए नहीं भागा, नेगेटिव को इसने रोक रखा है। स्फीयर ए का जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्फीयर बी के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, रोक के रख रहा है, इसको फ्लो नहीं होने देगा। तो कुछ देर बाद कहानी क्या होगी, कहानी सर कुछ ऐसी होगी, जो चार्ज ए है वो तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है जी, ये भाई साहब की तो कहानी जैसी थी जैसी की तैसी ही रहेगी। तो दोनों की कहानी कुछ कुछ देर बाद कुछ ऐसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी सर? बेटा ऐसी। हाँ वही तो पूछा, कैसी? इधर की तरफ देखो, इधर पेस्ट कर देते हैं इसको, दिख जाएगा। ऐसी, ऐसे कुछ कहानी है। ठीक है, कभी तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसमें से क्या हुआ, सारा पॉजिटिव फ्लो चार्ज जो है फ्लो कर गया, ये पॉजिटिव चार्ज था सारा भाग जाएगा, बचेगा क्या इसके ऊपर, खाली नेगेटिव। ठीक है बेटा, यस सर, ऐसी कुछ कहानी होगी। बिल्कुल सही है मास्टर जी, सही बात है एकदम। ठीक है प्यारा बच्चा, यस सर, केवल आपके पास बचेगा नेगेटिव। अब जो आपने अर्थिंग की थी इसको भी हटा दीजिए, अर्थिंग की थी इसको भी हटा दीजिए, ये लो गायब कर देते हैं अर्थिंग को भी। इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, अब सारे प्लस, ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है ये सारा फैल जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर क्या बचा है, खाली नेगेटिव चार्ज बचा है सर। बिल्कुल सर, तो चार्ज नेगेटिव जो है आपके ऊपर, इसके ऊपर फैल जाएगा एज इट इज, ये लो, ये सारा फैल गया इसके ऊपर। तो अब क्या हो गया, हमारे हमारे पास क्या मिल गया, हमें एक चार्ज स्फीयर मिल गया विच इज नेगेटिव इन चार्ज। ठीक है, कौन सा फिनोमेना से, इंडक्शन का फिनोमेना से इसको परफॉर्म किया है।
बात समझ में आ गई क्या हुआ है कहानी में, कैसे कैसे चीजें बदली है? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर मैं कहूँ, सपोज करो लेबोरेटरी वाले सर ने आपसे कहा कि बेटा जाओ इसको नेगेटिवली चार्ज करके लाओ, तो आप उनसे पूछेंगे कि सर मुझे नेगेटिवली चार्ज करने के लिए किसकी जरूरत होगी? एक स्फीयर चाहिए। पूछेंगे किस कौन से चार्ज का दूं, तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव का। नहीं सर, सर समझे नहीं सर, एक बार फिर से सर। प्यारा बच्चा, हमने चार्ज को नेगेटिवली चार्ज किया, बोल्ट इस जो स्फीयर भी को है इसको हमने नेगेटिव चार्ज करना था, तो हमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था स्फीयर ये कैसा था? तो आंसर सर पॉजिटिव। अगर आपको कोई बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसके लिए आपको टीचर ने कहा कि आपको एक स्फीयर जो है पॉजिटिवली चार्ज करके लेके आना है, ठीक है, बाई प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन के मेथड से। लेकिन तो आप उनसे क्या मांगोगे? सर हम इंडक्शन के मेथड से तो कर लाएंगे लेकिन हमें एक नेगेटिव स्फीयर दे दीजिए। समझ में आ गई बात? उनसे जो भी चार्ज आप इंड्यूस कर रहे हो उसका अपोजिट स्फीयर आपके पास होना चाहिए, कोई आपकी बॉडी होनी चाहिए जो कि उसके अपोजिटली चार्ज हो। मेरे ख्याल से बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो प्यारे बच्चे, आज के लिए हम यहीं पर क्लास एंड करेंगे, आज के लिए काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।